स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग सोशल जस्टिस देख रहे हैं, सामाजिक न्याय देख रहे हैं और सामाजिक न्याय में हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखो, हमने सामाजिक न्याय को पहले परिभाषित किया कि सोशल जस्टिस क्या है, इसको परिभाषित किया। उसके बाद सीधे हम आ गए सोशल जस्टिस को डिफाइन करने के बाद एसटी के बाद एसटी के बारे में हमने देखा कि क्या क्या मुद्दे हैं, वो मुद्दे देख लिए। ठीक। और सरकार क्या कदम उठाई है, सरकार का कदम भी देख लिया और चुनौतियां भी देख लिया। और इससे संबंधित क्या क्या मेन है एसटी से संबंधित, तो एक तो इनकी संस्कृति है, दूसरी बात हम माइनर फूड प्रोडक्ट के बारे में भी बात किया या इसी को एमएसपी के साथ कोरिलेट करके बात किया। ठीक है, फिर हमने एसटी के ऊपर एक फ्लो चार्ट बताया था कि जिसमें हमने कहा था कि ये गरीबी है और गरीबी को लेके क्या क्या कारण है, वो सारे कारण और इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा, वो सारे हम लोग देख चुके हैं। वैसे ही एससी के बारे में देखा। ठीक, संविधान में क्या क्या प्रावधान है, एसटी के भी देखे थे प्रावधान, और एससी में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं और सरकार कदम क्या उठाया। तो हमने कदम में हमेशा बोला है कि सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की बात करना जरूर, गरीबी की बात जरूर करना, क्योंकि यही दो बेस है। गरीबी की बात करना, उसके बाद सामाजिक रूप से सशक्तिकरण की बात करना, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात करना और फिर राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण की बात करना। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए। उसमें शिक्षा और गरीबी पे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है ना, ये बताया। उसके बाद हाथ से मैला ढोने वाले जो हैं उनके बारे में हमने प्रावधान बताया और क्या क्या संगठन है, क्या क्या काम किया जा रहा है, ये बात हुआ। और अभी इसी को हाथ से मैला ढोने वाला है एक योजना जोड़ लेना, नमस्ते योजना लॉन्च हुआ है। नमस्ते योजना लॉन्च हुआ है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा और महुआ के द्वारा। ठीक है, दो ये है। उसके बाद हमने ओबीसी की बात की। ठीक, ओबीसी की प्रॉब्लम की बात की, उसके चुनौतियों की बात की और फिर समाधान की बात की। ठीक, अब देखो, हमने एसटी, एससी और ओबीसी आयोग के बारे में बताया था। इन आयोग के बारे में, ये संवैधानिक हैं संस्था, तो इनके बारे में आपको मालूम है कि संवैधानिक है तो पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, अर्थात जीएस2 में ही आएगा। तो हम वहां ना पढ़ा के यहाँ बताए थे। तो इसके बताए थे कि क्या कार्य हैं या क्या शक्तियां हैं, एक ही बात। दूसरी बात, इनकी भूमिका क्या है, भूमिका क्या रही, ये बात बताया। और इनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, ये सारी बातें हो गई हैं। ठीक, अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो, जो एसटी है, एससी है, उन या ओबीसी, इन तीनों की बात करें, क्योंकि तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कल्याणकारी योजनाओं के निष्पादन में क्या क्या बाधाएं हैं। तो देखो, हमेशा के लिए चाहे जो भी बाधाएं अगर जुड़ा हुआ है सोशल जस्टिस से, तो आपको ये बताने ही हैं। आपको आंख बंद करके जो हम बोल रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, वो आपको बताना ही है। क्या बताना है, तो देखिए, डायमेंशन में हमें क्या क्या बताना है। हमारे पास भारत की क्या कमियां हैं, तो भारत की सबसे बड़ी कमी क्या है, एक अवसंरचना कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो हमेशा चुनौती हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। आंख बंद करके बोलना है। भारत क्या है, ज्यादा धनी देश है नहीं या विकसित देश है नहीं, तो इसका मतलब है कि इनके पास अपर्याप्त अपर्याप्त क्या होगा, वित्त पोषण होगा, अर्थात वित्तीय कमी होगा। ठीक है, वित्तीय कमी होगा। तीसरा क्या है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा होने के कारण जो हमारा शासन है, गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, शासन बोलते हैं, गवर्नेंस है, वो हमारा कमजोर होता है। हमेशा बोलना, ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना। कभी भी निष्पादन या कमियां भी बोले तो ये बातें जरूर ठोकना है। सरकार की तरफ से तो शासन में कमी, वित्त में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी। ठीक है, और जो योजनाएं जिसके लिए चलाई जा रही हैं, उसको योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। ठीक, ये बोलना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्त की कमी, गवर्नेंस की कमी, क्रियान्वयन की कमी। ठीक, नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि अगर बाधाएं में देखें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति भी कमी दिखती है। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि भारत में सबसे ज्यादा गरीब है, तो गरीबी
देखने को मिलेगा, तो गरीबी भी एक कारण होगा और भारत के समक्ष चिंताएं हैं इसको लेके। गरीबी है और विषमता है, आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता ये भी एक चुनौती है। तो जब भी चुनौती की बात करेंगे कि भारत के समक्ष क्या क्या चुनौती है, तो ये बोलना ही है आपको। गरीबी, आर्थिक विषमता, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्त की कमी, शासन क्या उतना अच्छा नहीं, क्रियान्वयन में कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये आपको बोलना ही है। तो जब हम एससी और एसटी और ओबीसी की कल्याणकारी योजनाओं के निष्पादन में क्या बाधाएं हैं, तो फिर हम क्यों इतना सोचें। और एग्जाम्पल देते जाएंगे, गरीबी और असमानता, इस पे कोट कर देंगे ऑक्सफैम का क्या कोट कर देंगे, जो रिपोर्ट आता है कि 10% लोगों के पास कितना है, 80% आर्थिक मतलब पैसा है, और बाकी 90% लोगों के पास कितना है, 20%। ऐसा कोट कर देंगे। गरीबी की भी बताओ कि तेंदुलकर कमेटी के अनुसार भारत में 21.9% क्या है, गरीबी विद्यमान है, और जो कि कोविड ने और हालत खराब कर दिया। तो बता दिया, यहाँ पे हमने बात किया। अपर्याप्त वित्त पोषण का एग्जाम्पल दो, जैसे कि इसमें हमने दिया है कि अनुसूचित जातियों के लिए उचित आवंटन नहीं। कितना आवंटन होना चाहिए, 1,39,172 करोड़ रुपया होना चाहिए, लेकिन निर्देशित राशि से कितना 60% आवंटन हुआ, सिर्फ 60% आवंटन हुआ। तो ये बताएंगे। खराब शासन के लिए लेंगे, तो खराब शासन कहाँ कहाँ बताओगे। खराब शासन देखो, मंत्रालय से मंत्रालय मतलब अंतर मंत्रालय समन्वय नहीं है, तो मंत्रालय से ये नहीं है, मंत्रालय से प्रशासन का नहीं है, ठीक है ये। और फिर से प्रशासन से जनता के बीच में गवर्नेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। ये 3 कारण हम बता देंगे जैसे में करके, और एक आध एग्जांपल दे देंगे। तो यहाँ पे नोट्स में नहीं होगा, आप लोग कुछ अगर लगे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। योजनावर जो आवंटित की नहीं की गई निधियां, तो योजनाबद्ध नहीं की गई थी। जो आवंटित निधि थी या पैसा था, फंड था, जैसे अनुसूचित जाति उप योजना चला था, वैसे ही जनजातीय उप योजना टीएसपी चलता है, इसमें कम से कम वितरित किया जाता है। और ये भी बताया था टीएसपी को लेके कि जितना योजनाएं खर्च आवंटित किया गया था, 100% मान लो कि 100 करोड़ किया गया था, 100 करोड़ में से सिर्फ 40 करोड़ खर्च हुआ था, सिर्फ 40 मतलब 40% खर्च हुआ था। तो ये तो है नालायक। अब आ जाओ, जमीनी वास्तविकता को नजरअंदाज करते हैं। तो जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन अगर होता, अच्छे से क्रियान्वयन होता, तो इसका मतलब वो नजरअंदाज नहीं करते। तो इसका ये बता रहा है कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। खराब परिणाम, तो खराब परिणाम, इसके परिणाम भी क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। प्रत्येक मंत्रालय को अनुसूचित जाति उप योजना में अपने खर्च का 15% अलग रखना होता है, लेकिन अक्सर उनके परिणाम क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। मतलब हमने बताया था कि मंत्रालय क्या करता है, हर एक मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय हैं, वो मंत्रालय अपने 15% निकाल देते हैं खर्च का, किसके ऊपर खर्च करने के लिए, एससी के ऊपर। ऐसे ही कुछ एलोकेटेड है एसटी के लिए, जिसको साइबर जनजाति के लिए बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबल सब प्लान, टीएसपी बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे शेड्यूल कास्ट सब प्लान, एससी एसएफपी, ठीक है ना। तो हर एक मंत्रालय अपना क्या करता है, एलोकेट कर देता है कि खर्च करना है भाई इतना, लेकिन इतना एलोकेट करने के बाद उनको परिणाम क्या मिलता है, परिणाम क्या मिलता है, 0। मतलब 15% गया राशि, और उसके बाद परिणाम भी उनको ना मिले उस मंत्रालय को, तो कैसे चिल्लाएंगे कि भैया हमने ये किया है। दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए अपर्याप्त बजट, भाई अपर्याप्त बजट है, साथ में यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन अपर्याप्त बजट के साथ साथ पहुंच भी नहीं है, ठीक है। अनभिज्ञता है, कितने योजनाओं के बारे में, इवन हम जनजातियों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10% के लोग जनजातियों से जुड़ा हुआ योजनाओं के बारे में जानते हैं, सिर्फ 10%, सोचो, है ना। तो अब आ जाते हैं, हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, कौन, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। ये टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया 2 लेक्चर में। आज हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे दिमाग खोला जाएगा, डीकेडी करेंगे, ठीक है ना। तो
पीछे समझ में आना चाहिए। आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से, कोई बड़ा तोप नहीं है, इसको ना जनरलाइज वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कहते हैं ना कि तोप और गोला होना चाहिए। तोप गोला होना चाहिए कि ऐसे जगह में कि धराशायी कर दे। एग्जामिनर को भी ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। बड़ा विडंबना कहा जा सकता है कि महिलाओं की जनसंख्या लगभग 50% है, ठीक है। इनकी हालत देखो, जीडीपी में कितना योगदान है, बहुत कम है, ठीक है। इनकी शिक्षा का स्तर क्या है, खराब है। इनका स्वास्थ्य का स्तर क्या है, खराब है। बस दिमाग में रखते चलो, यहां याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ रहे हैं फिर दोबारा देखो। जीडीपी कम, जीडीपी में योगदान कम, शिक्षा में कमी, इनके स्वास्थ्य में कमी, रोजगार में कमी, ठीक है। वेतन उनको नहीं मिलता सही से, वेतन में कमी, ठीक है। अब 50% जनसंख्या को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। भाई एक पंछी को अगर उड़ान भरना है, और वो समझो कि भारत है पक्षी, और भारत में एक पंख पुरुष है और एक पंख क्या है, महिला है। भाई 50-50% है, और हम पुरुष पे उड़ान भरना चाह रहे हैं, एक पंख से उड़ान भरना चाह रहे हैं, तो फिर क्या भारत उड़ पाएगा? क्या ये महाशक्ति बन पाएगा? कतई नहीं बन सकता जब तक हम भागीदारी नहीं लेंगे इनका 50%। और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे यहाँ पे। तो 50% के बारे में ये बात हमारा इंट्रो में होना चाहिए। तो 50% होने के बाद इनकी ये हालत है, ये अभी कम बताया, ठीक है। तो विकास के सारे मापदंड जितने हैं, उस विकास के मापदंड से वो क्या हो गए हैं, पिछड़ गए हैं महिलाएं। इसलिए इनको कमजोर वर्ग के रूप में हमने रखा है, और संविधान ने भी ऐसा माना है, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही मानती है, ठीक। अब हम लोग वैधानिक प्रावधान के बारे में देख लें कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। वैधानिक ना लिख के संवैधानिक यहाँ पे लिख लेना कि देखो, संविधान में आर्टिकल 15(3) है। 15(3) में बोला गया है कि राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। 5 इसमें वो अपवाद थे 15 वाले आर्टिकल में, जिसमें याद होना चाहिए कि महिला भी थी। तो राज्य क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। 23 क्या है, शोषण के विरुद्ध है, अर्थात तस्करी और बलात् श्रम हम नहीं करा सकते हैं, वैश्यावृत्ति नहीं करवा सकते। ये कौन मना करता है, 23 मना करता है महिलाओं के लिए। आर्टिकल 42 हमने कहा कि उल्टा कर दो, 24 वीक का क्या होता है, मातृत्व लाभ मिलता है। तो ये राज्य को दिशा निर्देश दिया गया कि मातृत्व लाभ दिया जाए, ठीक है। अब 39A में देख लो, 39A में कहा गया है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, अर्थात महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। अब क्रिटिक्स करना हो ना, तो यही चीजों पे उठ के, अगर ये आर्टिकल याद है ना, इसी पे क्रिटिक कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो। क्या ये समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। मातृत्व लाभ दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। राज्य के अंदर में चलो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन राज्य के अंदर बहुत सारे एमएनसी काम कर रही हैं, बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर काम कर रही हैं। क्या वो दे रही हैं? जरा उस पर नजर गड़ाना, क्या दे रही हैं वो? भाई अगर उनकी बात कह दिया जाए कि 26 वीक देना है उनको, तो 26 वीक तो उनकी नानी में याद आ जाती है। 39D में बोला गया समान काम के लिए समान वेतन, क्या मिलता है? ठीक है। 243D में क्या किया गया है, पंचायतों में 33% का आरक्षण दिया गया, और उसमें भी 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में 20 राज्य 50% के करीब आरक्षण कर दिए, 20 राज्य, ठीक। अब इतना हम लोग बेसिक हमें जानना ही था कि संवैधानिक प्रावधान क्या है और वैधानिक में विधि प्रावधान क्या है, उसको देखना ही है। अब थोड़ा सा डीकेडी कर लेते हैं कि डीकेडी है हमारे मेंस का सबसे बड़ा हथियार होगा। तो इस डीकेडी को आपको लिख लेना है, डीकेडी को अच्छे से लिख लेना है। आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट होल्ड रखें। अब हम बात करें कि महिलाओं के लिए क्या क्या मुद्दे हैं वर्तमान समय में, महिलाओं के मुद्दे। तो ये आप लोग लिख लेना कहीं नोट्स में अलग से, एक जगह सारगर्भित रूप से। देखो महिलाओं के मुद्दे में पहला है क्या, पहला लिखेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा ज्यादा है,
हिंसा के मुद्दे, और एक एक टॉपिक क्या बन सकता है, एक एक क्वेश्चन बन सकता है। तो महिलाओं के मुद्दे में हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। दूसरा क्या, कोविड रहा, तो कोविड-19 की वजह से, और इसको यूज भी कर सकते हैं, कोविड-19 की वजह से लैंगिक लैंगिक हिंसा में वृद्धि हुआ, लैंगिक हिंसा में वृद्धि। ठीक। तीसरा हमारा क्या मुद्दा है, दहेज, आज भी है। ठीक है। चौथा हमारा मुद्दा क्या है, बाल विवाह, आज भी है। पांचवा हमारा मुद्दा क्या है, अवैतनिक कार्य, अवैतनिक कार्य, अवैतनिक कार्य, और ये भी क्वेश्चन भी बन सकता है कृषि में। ठीक। या घरेलू। अच्छे से सोचना है, यहाँ पे हमारा आज महिलाओं पे सोचने का कार्यक्रम होगा, और चूंकि आप लोग के में महिलाएं भी ज्यादा हैं, आपके लेक्चर जो ये कोर्स ज्वाइन किए हैं उसमें महिलाएं ज्यादा हैं, तो इनको तो और अच्छे से समझना चाहिए। जब इंटरव्यू में जाएंगे तो क्वेश्चन यहीं से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, और होप सो कि सब लोग पहुंचे। ठीक। अवैतनिक कार्य। छठा क्या है, कृषि का स्त्रीकरण। ये सब की पॉइंट है यूज करने के लिए, कृषि का स्त्रीकरण हो रहा है। ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है हमारा, त्रिआयामी दबाव, त्रिआयामी दबाव। त्रिआयामी दबाव का मतलब, त्रिआयामी का मतलब कि बच्चे का पालन, ठीक है, पालन पोषण, कृषि, और फिर तीसरा क्या है, घर संभालना। ये भी एक मुद्दा है, त्रिआयामी दबाव है। आठवां क्या है हमारा, आठवां है कि कार्यस्थल पे जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, तो कार्यस्थल पे उत्पीड़न। ठीक है। नौवां क्या है, महिलाओं का व्यापार, महिलाओं का व्यापार। यही हमारा क्या है, आज के समय में महिलाओं से जुड़ी हुई मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। हिंसा, चाहे घरेलू हिंसा ले लो, चाहे कोई भी हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा, कोविड-19 की वजह से लैंगिक हिंसा, दहेज, बाल विवाह, अवैतनिक कार्य, कृषि का स्त्रीकरण, त्रिआयामी दबाव, कार्यस्थल पे उत्पीड़न, और महिलाओं का व्यापार। हमेशा सोचने का यही जरिया है। तो आप कह रहे हो कि सर हमेशा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लेके बात करते हो, आज ये हमको क्यों बता रहे हो? तो देखो ये समस्याएं हैं, और समस्याओं के ऊपर, इन सारे समस्याओं को 9 समस्याएं बताएं, 9 समस्याओं के ऊपर आपको क्या करना है, डाटा रखना है। अगर कहते हैं ना कि 12 नंबर में से आपको 8+ लाना है या 7+ लाना है, और 7+ बहुत अच्छा नंबर होता है, तो आपको आंकड़े यूज करने हैं या बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है इनको। तो अगर हम समस्याओं को, मुद्दे को इतना हमने बड़ा 9 को ऐसे बांटा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अपने जो हम लोग सीखते हैं उस हिसाब से बांटते हैं। ठीक है। समस्याएं क्या हैं हमारे पास, तो समस्याएं हमारा क्या है, सामाजिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे है। ठीक। आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, और मनोवैज्ञानिक, और एक लास्ट हम देख लेंगे इनमें सांस्कृतिक। चलो एक एक बात करते हैं, ये हमारा ऐसे देखने की नजरिया होना चाहिए। एक एक बात करते हैं, जरा सा लिख भी लेना कि सामाजिक में क्या है। सामाजिक अगर समस्या देखें तो सामाजिक समस्याएं में क्या क्या है, तो देखो सामाजिक में क्या, यौन शोषण इनका हो रहा है। ठीक। शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, हम यहाँ आंकड़े रखेंगे, लेकिन हम डायमेंशन दे रहे हैं। यौन शोषण हो रहा है, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य हालत खराब है, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा, फिर आप देखो भ्रूण हत्या, हम एक ही जगह सब समराइज कर ले रहे हैं, हत्या, भ्रूण हत्या। ठीक है। त्रिआयामी दबाव, त्रिआयामी दबाव। ठीक। पोषण के स्तर क्या है, पोषण स्तर कम है, फिर इसका पोषण कम हुआ तो उसके बाद इसमें समाज में क्या है, बाल विवाह। ठीक। और संपत्ति के अधिकार इनको मिलता है, नहीं मिलता है, संपत्ति के अधिकार की समस्या। ठीक।
ऐसे हमारे ये समस्याएं हैं सामाजिक रूप से। हमने कुछ कम लिखा, लेकिन हाँ इतना लिख दिया कि आपको अच्छे से समझ में आए कि इनका यौन शोषण हो रहा है, शिक्षा में कमी है, स्वास्थ्य में कमी है, पोषण में कमी है, घरेलू हिंसा हो रहा है, भ्रूण हत्या किया जा रहा है, त्रिआयामी दबाव है, बाल विवाह है, संपत्ति का अधिकार है, पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, ये हो गया। तो हम समाधान करेंगे ना इसका। ये समस्या है तो इसको समाधान करना है। यह समाधान करने का, आप प्रशासनिक बन जाओगे तो समाधान करोगे, इसको अधिकारी बनोगे तो समाधान कैसे करोगे? तो समाधान करना होगा तो हमारा संवैधानिक रूप से, या इसका पूछा जाए कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं, इसके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो संवैधानिक रूप से जो है वो बताओगे उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, तो संवैधानिक रूप से। दूसरा बताओगे विधायी रूप से या विधि के रूप में जो बनाए जाते हैं एक्ट वगैरह। तीसरा क्या करोगे, बताओगे समाधान के लिए कि समाज में क्या हो, जागरूकता लाना है। चौथा क्या, जितने वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह, उनको इस पे कहोगे कि भैया जाओ काम करो, ये सब समस्याओं का निदान करो। हमारे सोचने का तरीका यही होगा, कोई भी फील्ड होगा सामाजिक रूप से। अब महिलाओं की सामाजिक स्थिति पे चर्चा करते हुए उनके समाधान के उपाय सुझाइए, या सरकार क्या कदम उठा रही है तो समाधान से ही उठो, देखो कि सरकार क्या क्या कदम उठाई है इन सामाजिक समस्याओं को निपटने। तो संवैधानिक को लागू किया, विधि उठाया, समाज को जागरूक कर रहा है, एनजीओ को पैसा दे रहा है, यही है ना। एग्जाम्पल रखने अच्छे। या आप सुझाव दीजिए, तो आप क्या करोगे, संवैधानिक प्रावधानों को स्ट्रांग करने के लिए कहोगे, जमीनी स्तर पे इसे लागू करने के लिए बोलोगे, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए बोलोगे, एनजीओ को कहोगे कि भैया तुम अच्छे से काम करो, ऐसा नहीं कि गवर्न करने के लिए पैसा ही लो केवल, ठीक है, कुछ जमीनी स्तर पे काम करो, तो ये बताओगे। हम मोटा मोटा सोचने के तरीका बता रहे, तो सामाजिक हो गया। जरा सा राजनीतिक देखो, बीच में कर लेते हैं कि वही डायग्राम आप लोग होप सो लिख रहे होंगे, क्योंकि हम भी लिख ही रहे हैं। राजनीतिक में क्या है, राजनीतिक में देखें, पहले आर्थिक देख लेते हैं क्योंकि आर्थिक ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले आर्थिक कर लेते हैं, सामाजिक देख लिया, अब आर्थिक देख लेते हैं। आर्थिक में देखो कि क्या समस्याएं हैं, तो निम्न स्तर की या निम्न श्रम बल भागीदारी, ये सबसे बड़ी है। दूसरा है कोविड का प्रभाव, कोविड की वजह से कितनी महिलाएं छोड़ दी जॉब, और जॉब छोड़ दी तो उसके बाद गई ही नहीं करने। तीसरा क्या है, अवैतनिक कार्य। चौथा क्या है, कृषि का स्त्रीकरण। नेक्स्ट क्या हमारा है, जो हमारा क्रेडिट है या साख है, जिसको कहते हैं कि ऋण लेने के साख तक कम पहुंच, इनको लोन नहीं मिल पाता है, कृषि कर रही है लेकिन इनको लोन नहीं मिल पाता है, ठीक है, साख तक कम पहुंच। अनौपचारिक संस्था में सबसे ज्यादा काम करती हैं, अनौपचारिक रोजगार या अनौपचारिक संस्था में काम करती हैं, ठीक। समान वेतन नहीं मिलता इनको, समान वेतन नहीं मिलता। कार्यस्थल पे उत्पीड़न, ठीक है। आर्थिक निर्भरता, अपने फैमिली पे रहता है, आर्थिक निर्भरता। ये हमने बताया कि कुछ कारण है, आर्थिक समस्याएं महिलाओं के पास है विद्यमान। तो इसका समाधान, यही हम लोग समाधान भी देख लें। अब समाधान में देखेंगे तो क्या करेंगे, जितना है कि अब साख तक पहुंच नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे कि पूंजी तक पहुंच बताओ। पूंजी, ये पता नहीं हम लिखते हैं तो गड़बड़ क्यों लिख देते हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग को बताएंगे कभी। पूंजी तक पहुंच बनाए, ठीक है। दूसरी बात, हम समान वेतन दें इनको, समान वेतन दें। जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है उनको प्रोत्साहित करें, ठीक है। इनको टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी है या टेक्नोलॉजी है, वहां तक पहुंच दें, इनको पहुंच दें, और साथ ही साथ इनको प्रशिक्षण दें, ठीक है। जो कानून है उनको अच्छे से क्रियान्वयन की बात करें, आर्थिक सहयोग के रूप में। कौशल प्रशिक्षण दें। ये हमारा समाधान हो गया दूसरे स्लाइड में। अब तीसरा आ जाते हैं हमारा किस पे, तीसरा आ जाते हैं राजनीतिक पे।
अब देखो राजनीतिक में क्या है, तो इनकी प्रतिनिधित्व कम है, प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है। इनकी भागीदारी कम है, ठीक है। सरपंच सरपंच पति सरपंच पति की समस्या, ठीक है। राजनीतिक निर्णय लेने की, राजनीतिक निर्णय में इनका सहयोग नहीं होता है या उपेक्षा किया जाता है, ये है, ठीक है। तो फिर हम क्या समाधान दें? समाधान ये बोलेंगे कि भैया 2010 से लेके बैठे हुए हो विधेयक महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोकसभा और विधानसभा में, उसको लागू करो। भागीदारी बढ़ाओ, भागीदारी किस में सब में बनाओ, नीति निर्देशक में, ये यहाँ पे कोर्ट करो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। और सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की नजरिया जानने के लिए 2 महिलाओं की बेंच बना दिया। ये हाल ही की खबर है, 2 महिलाओं का बेंच बना दिया, जिसमें परिवार वाले, जैसे परिवार वाले मामले होते हैं, तलाक, शादी से जुड़े, वो इन नजरिए पे क्या करेंगे, देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, तो सुप्रीम कोर्ट की नजरिया को बताओ कि भैया ऐसा है, ठीक। फिर हम बताओ सरपंच पति को रोकने की कोई निर्णय बताओ कि क्या कर दो, गोली नहीं मारना, बाकी तो सब कर देना। राजनीतिक निर्णय में भागीदारी वगैरह की बात बताओ समाधान के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक राजनीतिक निर्णय में समाधान की एक हम केस स्टडी बता दे रहे हैं। और केस स्टडी हमेशा ध्यान रखना, जब भी केस स्टडी लिखना हो ना, तो कुछ ऐसा लिखते हैं कि मान लो कि ये स्लाइड हमारा क्या है, पेज है, तो ऐसे लिख देंगे केस स्टडी लिखेंगे और ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे छोटा सा, और उसमें लिखेंगे कि तमिलनाडु में पीआरआई महिलाएं, मतलब पीआरआई में जो महिलाएं थी वो 40% ज्यादा खर्च की, किससे, पुरुषों से ज्यादा 40% खर्च की किस पे, तो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। केस स्टडी देखो, समाधान में ये केस स्टडी इंपैक्ट डालेगा कि तमिलनाडु की महिलाओं ने 40% पुरुषों की अपेक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च की। और स्वच्छता भी ध्यान रखना, स्वच्छता तो महिला बहुत पसंद करती हैं, ठीक। तो इसका मिला भी, रिजल्ट भी मिला। हाँ, ऐसे कुछ केस स्टडी हम बताएंगे इसमें लिखने के लिए। ये एडवांस लेवल, तो कभी भी नंबर फेचिंग होता है, और ये ट्रिक यकीन मानो अपनाया है हमने, तो उसको आजमाया हुआ है, ट्रिक है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि फालतू का। और केस स्टडी उठाना नहीं, जब भी न्यूज पढ़ोगे ना केस स्टडी, या हम ही केस स्टडी इतना दे देंगे कि आपको लिखने, बस लिखते जाओ। नेक्स्ट क्या है कि मानसिक की देखो, मानसिक की बात करें तो मानसिक समस्याएं क्या है कि निर्णय लेने में, निर्णय कहाँ पे, निर्णय हर एक स्तर पे, निर्णय कहाँ पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे और राष्ट्र के स्तर पे, तीनों में निर्णय लेने मानसिक रूप से भागीदारी नहीं है, मानसिक रूप से हो गया। गरिमापूर्ण जीवन इनको नहीं दिया जाता है। गरिमापूर्ण जीवन मतलब आज भी भोग विलास की वस्तु समझी जाती हैं महिलाएं, तो गरिमापूर्ण जीवन देने का मतलब ये आज भी आर्टिकल 21 का उपभोग नहीं कर पाती हैं, ठीक है। देख लो, किसी प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो महिलाएं सुंदर, अगर ब्यूटी क्रीम का है तो सुंदर महिलाओं को लेके आओ, प्रोडक्ट बढ़ जाता है। मतलब क्या है मानसिक रूप से समस्याएं, ये समझ लो। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब समझ रहे हो ना, कि इनको भोग विलास के वस्तुओं समझा जाता है और कुछ नहीं, एक वस्तु मात्र समझा जाता है इनको समाज में। तो ये मानसिक रूप से समस्याएं हैं। सांस्कृतिक रूप से समस्याएं क्या है, ये देख लो। सांस्कृतिक रूप से समस्या क्या है, पितृसत्तात्मक सोच है। सोच में एग्जाम्पल दो, पितृसत्तात्मक सोच में क्या, कि मुखाग्नि कौन को देना है, मेल को देना है, फीमेल दे ही नहीं सकती मुखाग्नि, क्या सोच है, वंश को बढ़ाना है, तो ये तो पितृसत्तात्मक सोच है। दूसरा पारंपरिक रीति रिवाज, ठीक है, पारंपरिक रीति रिवाज में है। पारंपरिक रीति रिवाज में क्या, कि अब देखो कि पहले से चला आ रहा है कि विधवा कोई है महिला, तो विधवा महिला की अगर कोई शुभ काम में विधवा महिला नहीं जा सकती। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जस्ट, बहुत सारे पढ़े हुए हैं। जब हम सामाजिक पढ़ेंगे ना, जब सोशल पढ़ेंगे, हम आपको अनगिनत गिनाएंगे। और समाज से
जब सोसाइटी पढ़ेंगे ना तो सोसाइटी में से लिंक करेंगे। यहाँ पे तो हम बहुत लिमिटेड वे में देख रहे हैं महिलाओं को, वहां महिलाओं को 1-2 दिन 3-3 4 दिन लगाएंगे, 2 दिन 3 दिन लगाएंगे महिलाओं को देखने के लिए। हम यहाँ पे एक एकाग्र कहते हैं ना कि एक समेकित रूप से देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड देख रहे हैं कि अगर आए तो हम कहीं भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने कहा कि भाई सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, ये समस्याएं होता है। अब आप लोग कहोगे सर ये सब याद नहीं रहता, कुछ अच्छे से बताओ कि बिल्कुल एक ही में समझ में आ जाए। तो उसके लिए भी व्यवस्था है। देखो हम क्या करेंगे कि ऐसा कुछ हेक्सागोनल बनाएंगे, हेक्सागोनल। अब देखो हेक्सागोनल अच्छा नहीं बन रहा है, हेक्सागोनल हमको बनाना है, हेक्सागोनल अच्छा हेक्सागोनल बनाएंगे, ठीक। अब हेक्सागोनल में यहां पे लिखेंगे आर्थिक, वही लिखेंगे, एक ही में सब कुछ क्लियर हो जाए आपके नोट्स में। तो आर्थिक रूप से, ठीक। तो पहुंच मतलब यहां पे लिखो पूंजी तक पहुंच, ठीक है। या यहाँ पे महिलाओं के समग्र विकास का पूछ ले कि समग्र विकास का क्या दृष्टिकोण हो, तो समग्र विकास का दृष्टिकोण डाल दो। यहाँ पे थोड़ा अलग बता देना तो कुछ आप लोग भी समझे। दृष्टिकोण, समग्र विकास का दृष्टिकोण, तो पूंजी तक पहुंच होना चाहिए, ठीक है। कौशल विकास, कौशल विकास, ठीक। साख तक पहुंच या साख वितरण या साख तक पहुंच, ठीक। टेक्नोलॉजी तक पहुंच आर्थिक में ये होना चाहिए। अर्थात अगर हमने जो लिख दिया ना पूंजी तक पहुंच नहीं है कर दोगे तो समस्याएं, और बढ़ाना चाहिए तो सुझाव, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। कुछ ऐसा ही बनाया गया है कि अगर नहीं है तो समस्याएं हो गया आपका, और आप कह दो कि ये करना है तो समाधान हो जाए, वैसा ही कुछ है, ठीक है। आप सामाजिक में ले लो, सामाजिक में क्या, शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पोषण, ठीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है। ये हो गया। ये अगर नहीं है तो खराब समस्याएं, अगर हो गया तो समाधान, ठीक है। राजनीतिक में देखो, राजनीतिक में लिखोगे प्रतिनिधित्व, ठीक है, और भागीदारी। अगर नहीं है तो समस्याएं, समस्याएं लिखना हो तो ये है नहीं, और बढ़ा दो तो समाधान। मानसिक में, मानसिक में, अब मानसिक में देखो, मानसिक में जब देखेंगे तो निर्णय लेने में, निर्णय लेने में ये लिख लेना आप लोग, गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन, एक व्यवस्थित होना चाहिए। सुरक्षा में हमने उधर नहीं बताया, लेकिन समग्र में इनको सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा किससे चाहिए, अब सुरक्षा चाहिए इनको उत्पीड़न से, उत्पीड़न से। दूसरा किससे चाहिए, भेदभाव से सुरक्षा चाहिए, भेदभाव से सुरक्षा लेना चाहिए। और तीसरा इनको चाहिए हिंसा से, ठीक है। उत्पीड़न कार्यस्थल पे, घरेलू स्तर पे, कहीं भी हिंसा भी कुछ कहीं भी हो रहा है, ये व्यापक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और लास्ट वन हम देखेंगे, अगर समग्र में देखें तो विधिक, विधिक और संवैधानिक, संवैधानिक क्या बोले इसको, हाँ, विधिक और संवैधानिक संरक्षण, संरक्षण एवं प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, ये अगर है तो समग्र विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो महिलाओं की समग्र समस्याओं को भी यहीं से लिख सकते हैं जब भी हेक्सागोनल हो। और अच्छे से क्या करना है ना कि जब आपको 125 वर्ड में लिखना है, जैसे एग्जांपल ले लें कि महिलाओं की हालत खराब है, हर एक फील्ड में देखने को मिलता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो एक कुछ ऐसा ही बनाओगे समस्याओं के लिए कि महिलाओं के संबंधित समस्याएं, आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये सब लिख के, और यहाँ पे एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखते जाओगे। और वैसे ही फिर थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा कि ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद समग्र दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए उनको सुझाव देने के लिए, और फिर ये बना लो तो हो गया खत्म। और क्या, आई थिंक समझ में आ रहा। अच्छा कुछ नोट कर लो।
कुछ नोट कर लो एग्जाम्पल, सामाजिक में क्या क्या केस स्टडी दे सकते हो। सामाजिक में और वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं मिलेगा नहीं, पढ़ते रहोगे। सामाजिक में केस स्टडी या एग्जाम्पल, तो भारत की पैड वुमेन का नाम सुनना है? पैड वुमेन है, इनका नाम है, एमपी की है पैड वुमेन, इनका नाम है माया विश्वकर्मा। माया विश्वकर्मा। तो माया विश्वकर्मा पैड वुमेन के रूप में जानी जाती हैं, ये एमपी की हैं। ठीक है, ये पैड वुमेन, भारत की पैड वुमेन जानी जा रही थी, इसका मतलब इनके समझ रहे हो कि कार्य क्षेत्र क्या होगा सामाजिक स्तर पे। ठीक है, सैनिटेशन के लिए। दूसरा है कि एक डॉक्टर रानी बंग का नाम लिख लो, रानी बंग सामाजिक में, रानी बंग ये गढ़चिरौली जानते हो? गढ़चिरौली है आपका कहाँ पे? छत्तीसगढ़। गढ़चिरौली में नक्सलवाद एरिया है और वहां पे इन्होंने आदिवासी हैं उनके लिए फ्री में क्या कर रही थी? ट्रीट कर रही थी या स्वास्थ्य सेवा कर रही थी, ट्रीट कर रही थी, तो इनका नाम याद रखना। तीसरा अगर देखें एग्जाम्पल में कि अभी हाल ही में बेंगलोर में क्या हुआ था? सर्वेक्षण हुआ था। सर्वेक्षण में ये पता चला कि ये बताना है केस स्टडी में, सर्वेक्षण में ये पता चला कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार में वृद्धि हुई दोनों में, तो हमारा इसका परिणाम ये हुआ कि वहां पे दहेज कम देखने को मिला, दहेज व्यवस्था कम दिखाई दिया। ये केस स्टडी हो गया। दूसरा केस स्टडी देखो, दूसरा केस स्टडी है कि एक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च हरियाणा है, मतलब हरियाणा वाला केस स्टडी है। हरियाणा में ये देखा गया कि जो भ्रूण हत्या हो रही हैं उसका मेन जिम्मेदार कौन है? उसके प्रति मेन कल्प्रिट सर्वेक्षण में पाया गया कि महिलाओं के प्रति हिंसा है, महिलाओं के प्रति हिंसा जिम्मेदार है। अब कैसे? मैं बता दूं कि देखो साहब, अगर भ्रूण हत्या हो रहा है तो कोई माँ नहीं चाहेगी कि बच्ची पैदा हो। अगर उसको भ्रूण हत्या करना है तो वो चाहेगी कि जो हम झेल रहे हैं वो हमारी बच्ची न झेले, वो हो जाएगा, कर देंगे। तो महिलाओं के प्रति अगर हिंसा बढ़ रहा है, तो ये हरियाणा के सर्वे में मिला कि महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ने में केस स्टडी बताओ, बिल्कुल धड़ल्ले से बताओ। ठीक, आज यही काम कर रहे हैं। एक गुलाबी गैंग का नाम सुना है? गुलाबी गैंग ये केस स्टडी है, हमेशा नंबर फेच करने वाला। इनको किनको बोला जाता है? संपत लाल देवी एक गुलाबी गैंग की मालकिन है। ठीक है, ये सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक अन्याय हो रहा था, अन्याय के खिलाफ इन्होंने अपना क्या कहा था? ये गैंग बनाया था महिलाओं का। ठीक है, तो सामाजिक रूप से बता दिया है हमने, इतना ही याद रख लो और नोट जरूर कर लेना इसको। अब हमें लग रहा है कि आज लेक्चर हो पाएगा कि नहीं होगा। अब देखो दूसरा हम आर्थिक रूप से देखें, यही लिखा रहे हैं। एक तो कैसे होगा आर्थिक रूप से देखें एग्जाम्पल में, लेकिन हाँ ये रहेगा कि कुछ लिखा है आर्थिक रूप से हम देखें तो हिमाचल प्रदेश ये पुलिस सेवा में याद रखना 33% का आरक्षण दिया है महिलाओं को। ठीक है, अगर दूसरा एक देखें तो महिलाओं के लिए झारखंड में झारक्राफ्ट नाम से एक परियोजना चलाया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, कौन चलाया है? झारखंड चलाया है। तो ये आर्थिक रूप से, और भी बहुत सारे चलते रहते हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि आपको। राजनीतिक में एक केस स्टडी बताया था ना, केस स्टडी ये बताया था कि तमिलनाडु में 40% नहीं है बल्कि 48% है, 40% से ऊपर अधिक व्यय किया था। अधिक अपने लैंग्वेज में लिख लेना, 40% से अधिक व्यय कौन किया था? अधिक व्यय किया गया था महिलाओं द्वारा। ठीक है, और महिला सरपंच द्वारा किया गया, ये पीआरआई की बात हो रही है, महिला सरपंच द्वारा किया गया था 48%। और किस पे किया गया था? तो इनका मेनली शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़क पे किया गया था, और जिसका परिणाम भी तमिलनाडु को देखने को मिलता है। ठीक, राजनीतिक में ही देखो, लोकसभा के आंकड़े देखें तो लोकसभा में सिर्फ 11.6%
प्रतिनिधित्व है महिला का। राज्यसभा में कितना, लगभग 11% है। और रवांडा में कितना है, रवांडा में देखो तो 60% है। तो ये भी कंपेरिजन है, ये थोड़ा सा अभी बदल सकता है, लेकिन रवांडा वाला तो अभी है, ये यूज करते जाओ, तो कंपेरिजन में राजनीतिक वाला हो गया। ठीक है, जब भी बात होगी महिलाओं की तो एसडीजी इंडेक्स जरूर बताना। एसडीजी इंडेक्स जब भी बात करना है 5.5 की बात जरूर करना, हमेशा महिलाओं के लिए दिमाग में बैठा लेना। लिंग समानता का लक्ष्य है ये, लिंग समानता, लिंग समानता का लक्ष्य एग्जैक्ट बताना। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का एक, ये महिलाओं की बात आएगी तो विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन का जरूर जिक्र करना हमेशा। ये यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ, यौन उत्पीड़न के समाधान में दिया था, कौन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, विशाखा गाइडलाइन। ठीक है, कार्यस्थल पे विशाखा गाइडलाइन फॉलो करने के लिए। ठीक है, फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब गेम खेल जाओगे इस पे, विशाखा गाइडलाइन पे। इसलिए उत्पीड़न बढ़ रहा है, यौन उत्पीड़न, क्योंकि विशाखा गाइडलाइन का ये नहीं है। सुझाव क्या, तो सुप्रीम कोर्ट का विशाखा गाइडलाइन को ये करो, अंडरलाइन करो इसको, बेसिकली गेम खेलने वाला यही है। तो आज डीकेडी में इतना ही रखते हैं, आगे भी तो कुछ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति और तथ्य और डेटा देख लें। अब जरा सा देखो, अब वहां को गोला बारूद दे रहे हैं जो हमने डीकेडी ऊपर किया है। देखो साक्षरता में देखें तो साक्षरता दर कितना है, 74.04%। पुरुषों में कितना है, इतना है 82.14, और महिलाओं में कितना है, 65.46। ठीक है, लिंग अनुपात में देखो महिलाओं के कितना है, 943। बाल लिंग अनुपात देखें तो 2011 में कितना था, 927। ठीक है, और 2000, यही तो गड़बड़ है ना, ये भाई 2010 साल पहले कर लेना इसको। ठीक है, 2011 में 919 हो गया। ठीक है, इससे 10 साल पहले कितना था, 927 था। महिला कार्यबल, और नोट्स में भी सही कर लेना, महिला कार्यबल भागीदारी 2019 में कितना था, 20.7% है। ठीक है, और 19 में लगभग 30% से थोड़ा सा नीचे था। तो अभी देखो 19 में, अभी 21 वाला आया है, तो 21 वाला में महिला कार्यबल भी वैसा ही कुछ बहुत बड़ा, तो 25% टोटल राष्ट्र के स्तर पे देखा जाए तो लगभग हुआ है। ऐसे 23% है महिलाओं का। ठीक है ना, तो 23% यूज करना सिफर है, सही याद करने के नहीं। लिंग अंतराल की बात देखो तो अभी 140वें स्थान पे है, 28 स्थान फिसल गया। तो ये बता रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि भैया लिंग अंतराल कितना खराब है। ठीक है, WEF द्वारा निकाला जाता है। तो ये सब प्रयोग करने हैं, ये गोला बारूद है। यौन उत्पीड़न की हम बात कहे थे तो देखो कि पूर्णकालिक कारपोरेट क्षेत्र की नौकरियों में 35% महिलाएं हैं, ये बोलती हैं कि उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया गया है। तो फिर डाटा मिल गया। मातृ मृत्यु दर में देखें तो अभी कितना हो गया है, 16-18 में 113 हो गया, कितने से घट के 130 से। अभी लेटेस्ट डाटा आया है 19-20 में, तो ये 97 हो गया। ठीक है, 97 हो गया। स्वास्थ्य में देखो तो 50% से अधिक महिलाएं क्या हैं, एनेमिक हैं। ऐसे ही यूज करना है, कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है तो 50% बोल दो, 60% लगभग ऐसे बोल दो कि वो बुरा भी ना माने और आप गेम खेल गए। घरेलू हिंसा में देखो तो 3 में से 1 महिला, मतलब 34% विवाहित महिलाओं ने अपने पति या रिश्तेदारों द्वारा शारीरिक या यौन या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है, NCRB बोलता है। तो घरेलू हिंसा के प्रति ये कोट कर दो। ठीक, ये रामबाण है, हथियार हैं जो ऊपर बताएं। अब महिलाओं के राजनीतिक बहिष्कार का देखो तो लोकसभा में कितने हैं, 14% हैं। ठीक है, और 1992 के बाद देखा गया तो ये हाल है। राज्यसभा में कितना है, 10%। तो जो हम आंकड़ा बता रहे थे थोड़ा, अभी लेटेस्ट में आंकड़ा ये है। विधानसभा में बात करो तो 9% महिलाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह के हमारे आंकड़े लेने हैं। महिला आरक्षण विधेयक का देखो तो हमने बताया था ना, 2010 वाला विधेयक अभी भी ठंडे बस्ते में है, तो वो उसको करना चाहिए। महिलाओं की समस्याएं क्या है, तो पितृसत्तात्मक समाज, बाल विवाह, शिशु हत्या, अवसर का अभाव, कम प्रतिनिधित्व, स्त्री जाति से द्वेष, लिंग भेद, असमानता, हिंसा, कार्यस्थल पे शोषण, राजनीतिक, शिक्षा, सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व की कमी, लैंगिक पेमेंट अंतराल, कुपोषण, कम बाल श्रम भागीदारी, साइबर बुलिंग, एसिड अटैक, ये सब बोल दिया। और हमने सामाजिक आर्थिक में इससे ज्यादा कहीं हमने बता दिया समस्या, लेकिन हमने साइबर बुलिंग, एसिड अटैक को नहीं बताया। ये सामाजिक में जोड़ लेना है तो है भाई, क्या कर सकते हैं।
ठीक, अदरवाइज सारे ये हमने देख लिया है। तो ये समस्याएं हैं। अब समस्याओं से में निपटने के लिए क्या क्या कानूनी हस्तक्षेप किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा पूछा जाए कि कानूनी यह कदम क्या उठाया जा रहा है। तो देखो भाई, अब एक एक चीज यहाँ पे देखो, समाधान के लिए सामाजिक आर्थिक केवल यहीं से अंतर हो जाएगा कि समाधान के लिए क्या क्या उठाया गया है कदम। तो ये ध्यान रखना। अब जरा सा देखो यहाँ पे कि कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लाया गया। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 लाया गया। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 लाया गया, 3 तलाक वाला। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज देने या प्राप्त करने के लिए रोकने के लिए था। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया गया। महिलाओं को अशोभनीय प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 लाया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को लागू किया गया। सब सामाजिक रूप से कानूनी हस्तक्षेप। महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या चला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जानते हो, एलपीजी वाला, ठीक है। एलपीजी के कनेक्शन 2016 से स्टार्ट हुआ था, ठीक। और योजना का निष्पादन देखो तो 8 करोड़ रुपया नहीं, 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देना था, ठीक है। और 19 में ये खपत के बारे हैं, डाटा देख लो, इसमें डाटा में उतना यूज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ध्यान रखना। महिलाओं पे प्रभाव क्या पड़ा इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला का, कि रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित हुआ। और जो लकड़ी जला रही थी, लकड़ी जला के खाना बना रही थी, तो स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा था। स्वास्थ्य पे असर क्या पड़ रहा था, स्वास्थ्य पे असर देख लेना, हम थोड़ा सा ज्यादा बता देंगे। तो एक एनीमिक हो रही थी। क्यों एनीमिक हो रही थी, कि CO2 का लेवल जानते हो कि CO2 का बाइंडिंग रेट, अगर कोल जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बाइंड करता है रेदर देन ऑक्सीजन, ये पढ़ा होगा सबसे ज्यादा। तो यही सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं लोग। अगर अंगीठी जला के कमरे में बंद करके, कोई ये ठंड का मौसम आ रहा है, सो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, तो सफोकेशन के कारण मर जाता है। तो अगर ऐसा ही केस बना रहे हमेशा, तो ये कॉज कर देगा एनेमिक के लिए। दूसरा क्या कॉज करेगा, कि लंग्स खराब कर देगा। लंग्स से जुड़ा हुआ जितनी बीमारी लगे वो सब बता दो, जितने ही तुमको याद आ रहे हैं। लंग्स में जुड़ा एक टीबी हो सकता है, उसको अस्थमा हो सकता है, उसकी लंग्स कैपेसिटी कम हो सकती है, लंग इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी बताओ, जो भी बताओ सब सही होगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य की रक्षा हुआ। और घरेलू परिवेश में वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक रुग्णता, ये बता रहे हैं कि ये सीधे WHO बोला था कि जो डोमेस्टिक है उसमें 30 से या 33%, ये डाटा एग्जैक्ट याद नहीं है, कि घरेलू प्रदूषण की वजह से होता है, ठीक। मतलब प्रदूषण में घरेलू प्रदूषण भी शामिल है, और भारत इसमें दूसरा स्थान है। तो उसको रोकने में उज्ज्वला काम किया। परिश्रम और खाना पकाने पे खर्च किए गए समय को कम किया। तो जो भी लकड़ी बटोरो, फिर जलाओ, फूक मारो, खाना बनाओ, लेकिन खाना टेस्टी होता है गुरु, ये तो मानते हैं। लेकिन हाँ, खर्च कम कर दिया, समय की भी बर्बादी हुआ, खर्च भी कम हुआ, ठीक है ना। पर्यावरण रूप से भी पेड़ पौधे बचे रहे। चिंताएं क्या है उज्ज्वला को लेके, उज्ज्वला के लेके पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे पूरा बताया है। उज्ज्वला लाभार्थी सिलेंडर को फिर से भरने की उच्च लागत के कारण परंपरागत खाना की तरफ लौट। भाई सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ा, ये खड़ा हो गया दाम बिल्कुल। और तो सिलेंडर तो बांट दिए गुरु, सिलेंडर बांट दिए तो भरवाएगा कौन ये, तो फिर वही चिंता हुआ। 98% LPG कवरेज के बावजूद स्वच्छ खाना पकाने में ईंधन के समग्र उपयोग में केवल 20% की वृद्धि हुई है। सिर्फ 20% की ये डाटा बता सकते हो। WHO के बारे में अनुमान, अकेले भारत कि परंपरागत खाना पकाने में ईंधन के कारण 5 लाख लोगों को मौत होती है। WHO के कारण, जो ट्रेडिशनल खाना पकाते हैं उसकी वजह से 5 लाख लोगों की मौत होती है, और ये समय से पहले इनकी मौत होती है। गैर संचारी रोगों के कारण होती है, ठीक है। गैर संचारी मतलब कम्युनिकेबल नहीं हो डिजीज होती है। अब आ जाओ महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग आया भाई। ST, अब देख लो ST, SC और OBC, और अब आ जाए महिला आयोग। सबका काम एक ही है, बस स्थापना देख लेना। इसमें कब 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया। तो ये वैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है। और महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना इसका कार्य है।
उपचारात्मक विधायी उपायों को सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण को सुविधाजनक बनाना और महिलाओं को प्रभावित करने वाली जितनी नीतियां हैं, मामले हैं, पे सरकार को सलाह देना किसका है? ये काम है महिला आयोग का, और कुछ ऐसा ही काम इन लोगों का भी है। ठीक, तो एक रटो, बाकी सब अपनी कहानी है। एनसीडब्ल्यू मतलब एनसीडब्ल्यू वही महिला आयोग, महिला सशक्तिकरण द्वारा उठाए गए कदम। इनके द्वारा महिला सशक्तिकरण क्या 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 कदम उठाया गया? तो आयोग ने देखो लक्षद्वीप छोड़ के बाकी जितने राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश हैं, वो क्षेत्रों में अपने दौरा पूरा किए और महिलाओं की स्थिति और उनके सशक्तिकरण का आकलन करने के लिए एक लिंग प्रोफाइल तैयार किया। तो ध्यान रखना कि भूमिका पूछा जाए तो कहोगे कि 28 राज्यों में एक लक्षद्वीप को छोड़ के और बाकी जितने यूटी हैं उनमें ये दौरा किए और दौरा करके एक लिंग प्रोफाइल तैयार किया, उसके सशक्तिकरण को आकलन करके कि कितना महिलाएं सशक्त हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि बड़ी संख्या में शिकायतें मिली इस दौरे पे गई, तो शिकायतों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए कई मामलों का स्वतः संज्ञान लेके और एक्शन लिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसने बाल विवाह प्रायोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, पारिवारिक महिला लोक अदालत का मुद्दा उठाया। तो बाल विवाह का मुद्दा उठाया, लोक अदालत की पारिवारिक महिला लोक अदालत का मुद्दा उठाया, प्रायोजित कानूनी जागरूकता मतलब जो भी कानून चल रहे हैं उसके प्रति जागरूक हो महिला। तो ये सारे काम किए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो लाया गया था, पीएनडीटी अधिनियम 1994 लाया गया था, भारतीय दंड संहिता 1860 और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जैसे कानून की समीक्षा की गई ताकि उन्हें अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। तो ये कानूनों की समीक्षा की गई। दूसरा क्या है? लैंगिक जागरूकता के लिए ये महिला आयोग का काम बता रहे हैं, फिर भटकना नहीं। लैंगिक जागरूकता के कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजन किया गया, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित और महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि के खिलाफ क्या प्रचार अभियान चलाया गया। ये क्या की महिला आयोग का कार्य है। तो स्वास्थ्य और पोषण प्रसूति के लिए योजनाएं क्या है महिलाओं के लिए? तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर है तो आंख बंद करके यहाँ हमने अलग लिख दिया है, लिख दो। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम चला है, मतलब पोषण अभियान चला। तो स्टंटिंग, पोषण मतलब एनीमिया, ठीक है, जन्म के समय कम वजन आदि को कम किया जाएगा इससे। मातृत्व बाल ट्रैकिंग प्रणाली लाया गया 2009 में, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है और इसमें सभी माताएं हैं और जो बच्चे हैं उनकी गर्भावस्था, बच्चों की गर्भावस्था नहीं, महिलाएं हैं उनकी गर्भावस्था का देखभाल करते हैं, प्रसव के बारे में देखा जाता है और साथ ही साथ बच्चों का भी देखभाल किया जाता है, इसमें ट्रैकिंग किया जाता है इसमें, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना लाया गया, ठीक। सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना लाया गया। तो ये सब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये योजनाएं क्या है? सुरक्षा के लिए तो देखो हमने कहा था ना कि सबके लिए अलग अलग बताएंगे। हेल्पलाइन सार्वभौमिकरण 181 24 घंटा चल रहा है। महिला पुलिस स्वयं सेवक स्थापित किए गए जिसमें घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, हिंसा आदि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के बारे में अधिकारी और पुलिसों को सूचित करना। तो महिला पुलिस स्वयं सेवक बनाए गए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया महिलाओं के खिलाफ जो साइबर बुलिंग वगैरह हो रहा था, तो वो यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जिसको सी बॉक्स बनाया गया। निर्भया फंड बनाया गया कि निर्भया जैसे कांड ना हो। तो ये सुरक्षा से संबंधित हमने कुछ योजनाएं और कार्यक्रम बताया। वैसे ही कि इनकी भागीदारी, आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया गया? तो पुलिस बल में आरक्षण दिया गया 33% के करीब। कितने राज्यों ने दिया बता दोगे? राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित किया गया है। तो महिलाओं को क्या देने के लिए? हमने कहा था ना, पहुंच नहीं है, साख्त नहीं है, पूंजी तक पहुंच नहीं है, तो ये महिला कोष महिलाओं को दो धनाधन पैसा काम करें। कामकाजी महिला छात्रावास के लिए स्कीम, जो भी कामकाजी महिला है उनके लिए रहने के लिए क्या हो, एक जगह रहने के लिए, कि ऐसा ना होता ना कि महिलाएं काम छोड़ देती हैं क्योंकि उनको रहने का अच्छा जगह नहीं मिलता, तो छात्रावास ऐसा बनाया गया। डिजिटल लाडो एक राष्ट्रव्यापी पहल स्टार्ट किया गया। तो हर बेटी को घर से ही काम करने के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल विकसित करने के लिए सिखाया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है डिजिटल लाडो में। तो ये वर्क फोर्स बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ये सरकार की योजना। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं क्या बनाए जा रहे हैं? तो देखो, पंचायत में महिलाओं के प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। आरक्षण दिया गया 33%, 20 राज्यों ने 50% दे दिया। जेंडर चैंपियंस चलाया जा रहा है पहल। इसमें छात्रों को सब क्या किया जा रहा है? संवेदनशील बनाने और कानूनों और कानूनी अधिकारों
एवं जीवन कौशल शिक्षा पे जागरूकता पैदा करने की बात की जा रही है जेंडर चैंपियंस में। पीआरआई में महिलाओं को बताया गया कि कोविड 19 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, कोविड और पॉलिटी पे हमने कितने बता दिए हैं, एग्जाम्पल में भी बता दिए। आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात करें तो क्या करा जा रहा है, भारतीय प्रदर्शनी या समारोह में क्या किया जा रहा है, महिलाओं को पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। महिला ई हार्ट खोला गया है। ठीक है, ये इसमें ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको सबला योजना बोलते हैं, वो लाया गया है। ठीक, संकट में फंसी महिलाओं की मदद करने के लिए क्या क्या लाया गया है, तो स्वाधार गृह योजना लाया गया है। उज्ज्वला, वो उज्ज्वला नहीं है, ये दूसरा उज्ज्वला है। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर लाया गया है, सखी जिसको बोला जाता है। अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम 1956 लाया गया है, ये संकट में फंसी महिलाओं के लिए। विवाह के बारे में योजना धन लक्ष्मी लाया गया है। तो ये सब के बारे में देखो अलग अलग बता दिए। बस आपको क्या करना है, ऐसे ही बैठ के मिठाई खाना है, उसको रटना है। रटना क्या है कि देखो मेरी बात मानो, जिस रूम में बैठे हो इन सबको लिख के चिपका लेना। और जो इंपॉर्टेंट है सामाजिक आर्थिक, एक व्यवस्थित रूप से चिपका लेना। कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 6 से 8 महीना टाइम है आप लोग को। अगर यहाँ से देखा जाए एसडीएम बनने के सफर में जो मेहनत करना है, 8 महीने के बाद तो जो बोए रहोगे वही काटना है, तो चिपका लेना इसको। तो महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2020 में। तो ये भी बताना है कि अस्थायी कमीशन की बात हो गई है और ये प्रावधान भी लाया गया है। तो क्या है इसमें, तो भारतीय सेना में महिला अधिकारी पुरुष अधिकारियों के बराबर कमांड पद प्राप्त कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है कि अब महिला अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों के बराबर भी कमांड पद प्राप्त करेंगी। इसके खिलाफ सरकार ने तर्क दिया था कि ये भेदभावपूर्ण, परेशान करने वाले और रूढ़ियों पर आधारित थे। तो सरकार ने बोला कि हाँ ये है, और वाकई ये भेदभावपूर्ण था। अदालत ने यह भी कहा कि उनकी सेवा के वर्षों की परवाह किए बिना सभी महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन उपलब्ध कराना चाहिए। ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। तो ये एक सशक्तिकरण का एक बड़ा मुद्दा था। तो महिलाओं की समस्याओं पे सुझाव क्या देंगे, सुझाव अब हम नहीं बताएंगे, सुझाव तो हमने वहीं पे दे दिया है। ये तो बहुत छोटा सा सुझाव है, जो पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक, जागरूकता लाना, संवेदनशील बर्तन मशीनरी लाना, कुछ इन क्रिएटिव माइंड लगाना, कुछ क्रिएटिव जो प्रॉब्लम लगे ना कि औरों से इतर लिखे और उसको मोटा अंडरलाइन करना। जो क्रिएटिव हो, क्रिएटिव गंदा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब किसी को सूदिंग होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सूदिंग होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा लगे सबको। मेल भी पढ़े अगर एग्जामिनर, या फीमेल भी पढ़े तो रो दे, और मेल भी पढ़े तो रो दे, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, सुझाव हमेशा बढ़िया देना चाहिए। लैंग्वेज या सुझाव बहुत बढ़िया दो, या किसी का कोट कर दो। कोट करने वाला तो लास्ट में सीखेंगे कि कहाँ से दिमाग चलाना है। हम जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़ो। अच्छे नंबर की ट्रिक हम बताएंगे लास्ट में इतना जबरदस्त बताएंगे, और आप लोग नोट करके और जहन में बसा लेना उसको कि कैसे करना है। बस उसके ऊपर अमल कर जाओ। तो हमको लगता है कि अगर हमारे भाई किए हुए तो आप लोग एसडीएम के नीचे तो कुछ नहीं पाओगे। बैड लक ये रहा कि हमको बताने वाला बहुत लास्ट में कोई नहीं, आपने सेल्फ पढ़ा, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। आप लोग तो टू द पॉइंट पढ़ रहे हो, और मुझे उम्मीद है आपको लगेगा, विश्वास मानो। अभी जब होगा ना ये खत्म होगा पेपर, तो हम दिखाएंगे सिलेबस वाइज पढ़े हैं। लैंगिक समानता के लिए हाल में चुनौतियां क्या है लेके हैं, तो कोविड-19 था, जलवायु परिवर्तन भी है। जलवायु परिवर्तन कैसे है कि देखो ऐसा है ना कि जो कम आय वाले या मध्यम आय वाले देश हैं वो जलवायु संकट से जूझ रहे हैं, और जलवायु संकट से कम जूझ रहे हैं। तो देखो जरा सा कनेक्ट करना, हमेशा पढ़ना नहीं चाहिए। जलवायु संकट बढ़ा, उत्पादन कम हुआ, गरीबी बढ़ी, तो शिक्षा कम हुआ, तो स्वास्थ्य कम हुआ, तो मृत्यु दर अधिक हुआ, तो लैंगिक समानता के समक्ष चुनौतियां हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा एनेमिक कौन होगा, महिलाएं होंगी। ठीक है, मैं महिलाओं ऐसे सोचो, कुछ ऐसे ही, ये कोई बड़ा तोप नहीं बता रहा है, ये सब आप लोग भी जानते हो। बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। ठीक है, हमारे साथ ही बोलो, जलवायु संकट अधिक, उत्पादन कम, गरीबी ज्यादा,
गरीबी ज्यादा तो शिक्षा की कमी, तो शिक्षा की कमी तो स्वास्थ्य कमी, स्वास्थ्य की कमी तो मृत्यु दर ज्यादा, मृत्यु दर ज्यादा तो लैंगिक असमानता ज्यादा। ठीक। बढ़ती वैश्विक असमानताएं, सामाजिक अशांति, बढ़ी हुई रूढ़वादिता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और मूल्यों और इसके प्रभाव, ये सब कारण हैं लैंगिक समानता के लिए चुनौती में। तो कोविड-19 बताओगे, जलवायु परिवर्तन बताओगे, रूढ़वादी बताओगे, सामाजिक अशांति बताओगे, वैश्विक असमानताएं बताओगे, राष्ट्रवाद बताओगे, राष्ट्रीय सुरक्षा बताओगे, मूल्य बताओगे, और मूल्यों के प्रभाव की वजह से क्या होता है, लैंगिक समानता के समक्ष चुनौतियां हैं। तो लैंगिक समानता भी आपका खत्म हुआ। अब दूसरा टॉपिक हमारा आ रहा है बच्चे। बच्चे में तो हमने महिलाओं को बड़े इजी वे में, एक लेक्चर भी नहीं कहेंगे, हमने सारे आयाम देख लिया महिलाओं को। कुछ बचा खुचा होगा तो सोसाइटी में महिला जबरदस्त है, ठीक है ना, तो वहां तो देखें ना, लेकिन हमारे ख्याल से समझ में आया इतना सफिशियंट है। और जो नोट करने के लिए बताया वो नोट कर लिया होगा। अब बच्चों के लिए देखो कि बच्चे के बारे में बात करें, हमारे क्या क्या हो गया अभी देखो, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, ठीक है, महिला भी हो गया। अब आ गए हम बच्चों पे, चिल्ड्रन पे, सामाजिक न्याय में। तो चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ क्या मुद्दे हैं उसको भी देखा जाएगा। तो बच्चों को परिभाषित क्या किया जाता है कि पुरुष हो या महिला हो, जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, उसे क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। और ये बच्चे देश के भावी मानव संसाधन के रूप में होते हैं, जो देश के विकास का दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। हमेशा इंट्रो में ध्यान रखना कि भावी मानव संसाधन होते हैं और देश के विकास की दिशा और दशा कौन बदल सकता है, ये बदल सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है, तो 21A में 6 से 14 वर्ष तक क्या बोला गया, राइट टू एजुकेशन दिया गया। और 24 में क्या है, बाल श्रम को प्रतिबंधित किया है। 45 में क्या बोला गया है कि राज्य सभी बच्चों को बचपना की देखभाल करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। और कब तक करेगा, 0 से 6 वर्ष तक। अनुच्छेद 39F में क्या बोला गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, किसको, राज्य को। तो ये बच्चों से संबंधित आर्टिकल है, एक जगह हमने इकट्ठा करके आपको दे दिया है, ठीक। तो बच्चों से संबंधित मुद्दे क्या हैं, तो बाल उत्पीड़न होता है, तो डाटा दे, हर 3 में से 2 बच्चे का शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया जाता, हो गया, डाटा दे दिया। और 53.22% बच्चों ने यौन उत्पीड़न का शिकार होने की सूचना दी, कौन से, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के 2007 के अध्ययन में बताया गया। बताओ, कोट करके बताओ। कुपोषण का उच्च स्तर है, तो 38.4% बच्चे अविकसित हैं, 30% लड़कों की तुलना में आधे से अधिक, अर्थात 54% किशोर लड़कियों में एनीमिया पाया जाता है, मतलब लड़कियों में एनीमिया 50% से अधिक है। खराब लर्निंग आउटकम है, क्लास 3 के केवल 42.5% बच्चे ही क्लास 1 का पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक पढ़ने में सक्षम है। ये असर का रिपोर्ट है, कौन, खराब लर्निंग आउटकम। तो देखो हमने हेल्थ से स्टार्ट किया, एजुकेशन पे आ गया, फिर बाल विवाह आ गया। 1/3 बाल विवाह अकेले पूरे विश्व का, मतलब 1/3 मतलब 33% कहाँ होता है, भारत में होता है। सोचो, ये भी आंकड़े हैं ना। छात्रों की ड्रॉप आउट दर देखो, तो अगर प्राथमिक छात्रों की बात करें तो 4.13% है, माध्यमिक स्तर पे उससे ज्यादा 17% के लगभग है। साइबर बुलिंग में देखो, तो साइबर बुलिंग में यूनिसेफ ने बोला 19 में डाटा है कि 3 में से 1 बच्चे को साइबर बुलिंग का अनुभव किया है, 3 में से 1 बच्चा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में देखो, तो भारत में हर दिन बाल यौन शोषण की कम से कम 25,000 तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। किसने बोला है, तो यूएस नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन, इसमें बोला गया है। तो हम तर्क भी दे रहे हैं, डाटा भी दे रहे हैं, किसमें बोला गया है ये भी। बाल श्रम की देखो, तो बाल श्रम में, अच्छा ये ऐसा है ना कि 2019 में दिया कि कब दिया उसका कोई मतलब नहीं, अगर डाटा दे दिया तो दे दिया। बाल श्रम में देखो, तो भारत में लगभग 12.9 मिलियन बाल श्रम काम करते हैं, ये आईएलओ ने बोला था। जबकि 2011 के जनगणना में देखें तो बाल श्रमिक कितने हैं, 10.1 मिलियन काम करते हैं बाल श्रमिक के रूप में, ठीक है। बच्चों के कल्याण के लिए विधायी हस्तक्षेप, तो अब देखो इसमें जरा सा एक नया आयाम देखो कि बच्चों से संबंधित मुद्दे, जितने मुद्दे हैं ना, ये मुद्दे मिलके
आपको मेजर मुद्दे पूछा जा सकता है कि बाल श्रम की क्या हालत है। अब बाल श्रम को जरा सा कनेक्ट करें, क्या कनेक्ट करें वैसे फ्लो चार्ट में कि कैसे हम लोग बाल श्रम को कनेक्ट करेंगे। देखो कनेक्ट करना है यहाँ पे, अगर बाल श्रम ज्यादा होगा, ठीक है, आर्थिक हानि ज्यादा होगा, किसका, राष्ट्र का, परिवार का। अब एक डायमेंशन यहाँ पे चलेगा, परिवार का अल्प समय विकास होगा लेकिन दीर्घकालीन अवस्था में जर्जर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक हानि होगा तो हमारा क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। फिर शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, मानव संसाधन पे प्रभाव पड़ेगा, मानव संसाधन पे प्रभाव पड़ेगा, मानव संसाधन कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि वो मानव संसाधन कम होगा तो टेक्नोलॉजी भी कम होगा, और टेक्नोलॉजी कम होगा तो फाइनली विकास क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। तो एक राष्ट्र से जुड़ गया, परिवार से देखो, परिवार में क्या होगा कि परिवार में शुरू में तो आय मिलेगी, लेकिन जैसे ही परिवार श्रम, ये बाल श्रम करने लगेगा तो इसके स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा, इस स्वास्थ्य रूप से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और शिक्षा तो होगा ही नहीं, शिक्षा नहीं होगा तो ये क्या होगा, मानव संसाधन, कौशल पूर्ण मानव संसाधन नहीं होगा, और ये इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिटेड आय होगा, लिमिटेड आय होगा तो फिर इसके पास लिमिटेड विकास होगा, और लिमिटेड विकास होगा तो दीर्घकालीन में ये परिवार क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आयाम क्या देख सकते हैं हम लोग कि अगर गरीब होगा, गरीब होगा तो उसका शोषण होगा। ठीक, गरीब होगा तो शोषण होगा। तो बाल श्रम, ऐसा तो नहीं है कि बाल श्रम हमारा क्या, गरीबी के कारण ही बाल श्रम है, बाल श्रम होगा तो शोषण होगा, और शोषण कितने प्रकार के होंगे, तो तस्करी होगा, तस्करी कितने प्रकार के, तो अंग की तस्करी, देह की तस्करी, मतलब जो भी कह लो, ठीक है, शोषण तस्करी होगा। और फिर शोषण क्या किया जाएगा, शारीरिक रूप से शोषण किया जाएगा, मानसिक रूप से शोषण कर जाएगा, मानसिक रूप से शोषण होगा, मानसिक रूप से शोषण होगा। और फिर इसका क्या होगा, ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो वो प्रोडक्टिव ब्रेन नहीं होगा, प्रोडक्टिव ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा एक ये आयाम होगा। और क्या होगा कि हमारे भविष्य, राष्ट्र के लिए बता दिया ना कि राष्ट्र के लिए खराब क्यों है, हमने उधर डायमेंशन बता दिया कि राष्ट्र के लिए क्यों खराब है, ये सारी चीजें जुड़ी हैं। और गरीबी के भी बहुत सारे डायमेंशन निकलेंगे और जुड़ जाएंगे राष्ट्र के लिए, शिक्षा के भी निकलेंगे, जुड़ जाएंगे, मानव संसाधन से निकलेंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब बनाओगे ना तो बैठ के सोचना और एक पेज बना के हमको भेजना, देखते हैं कौन भेजता है, बना के भेजना। ये राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र पे बाल श्रम बाल श्रम का राष्ट्र पे प्रभाव, और दूसरा बनाना बाल श्रम का समाज पे प्रभाव। ठीक है, ये दोनों बना के एक लाइन भेजना, देखेंगे कौन बना के भेज रहा है। तो ये हमने बाल श्रम वगैरह के ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, बच्चों के कल्याण के लिए विधायी हस्तक्षेप क्या किया गया, तो गर्भधान पूर्व और प्रसव पूर्व नैतिक तकनीकी अधिनियम 1994, जिसको PCDTN बोला जाता है एक्ट, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 लाया गया, बाल श्रम को प्रतिषेध करता है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम लाया गया 2015, ठीक है, जुवेनाइल वाला जो है। ठीक है, तो ये अधिनियम लाया गया, तो इस अधिनियम के बारे में हमने वो दिया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया। यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम या पास्को अधिनियम 2012 लाया गया, तो ये अधिनियम लाया गया। तो पाक्सो अधिनियम में 2019 जो 12 वाला था उसमें संशोधन किया गया। तो संशोधन में क्या हुआ, अब इसको देखने के लिए हमारे पास बहुत कम है, बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बता दे रहे हैं, गला थोड़ा बैठ रहा है, पानी पी के उसके बाद बताते हैं। अब हम ये बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, खैर बात क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि सर आप तो पास्को वगैरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाएगा तो कैसे लिखेंगे। कोई भी योजना या
अधिनियम पूछा जाए, योजना पूछा जाए या अधिनियम, उसके फॉर्मेट क्या होना चाहिए लिखने का, कम में जानते हुए अच्छे से प्रदर्शन कर लिया जाए। जैसे कि पास्को ही पूछ लिया जाए, तो पास्को में हमारा लिखना क्या है कि पहले कि ये कब अधिनियम पारित हुआ, पहला अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य क्या है इसके, देखो कैसे हम गेम खेलेंगे, यही हमारे पास नॉलेज है, गेम खेलना है हमको। देखो उद्देश्य है क्या कि बच्चों का, ऊपर ही हमें मालूम है, बच्चों के हितों का संरक्षण करना, ठीक है। प्रावधान क्या है, प्रावधान क्या है हमें नहीं मालूम है कुछ भी। अब देखो हमने यही जाना कि ये हितों का संरक्षण करेगा, तो हित किससे है, तो बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, तो हित किसमें, यौन अपराधों से, अपराधों से सुरक्षा करना, एक पॉइंट। दूसरा क्या, यौन उत्पीड़न से बचाना, उत्पीड़न से बचाना, ठीक है। चाइल्ड या चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, पोर्नोग्राफी से, पोर्नोग्राफी से क्या करना, संरक्षण देना, ठीक है। इसी में आ जाएगा कि साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग वगैरह से हमारा क्या होगा, संरक्षण करना। ये हमने प्रावधान बता दिए। अब आ गए प्रावधान के बाद, उसके बाद क्या हम बताएंगे, एक और ले लें। प्रावधान के बाद देखो हमने बता दिया बड़ा सही से कि उद्देश्य क्या है, देखने वाले को मतलब गदगद हो जाए, उद्देश्य किया, एक दो लाइन लिख दिया। फिर हमने प्रावधान बताया कि प्रावधान क्या है ये इसके लिए। फिर हमने कहा इसके लिए सजा, अगर याद है तो सजा बता देंगे, नहीं याद है तो कठोर दंड का प्रावधान है, कठोर, अगर कोई इस प्रावधानों को उल्लंघन करता है या ऐसा पाया जाता है, कठोर दंड का प्रावधान है। फिर हम अपनी तरफ से आ जाएंगे कि चिंताएं क्या है, चिंताएं क्या है, तो चिंताएं क्या है, अब देखो हमें तो मालूम नहीं है कि चिंता क्या है। तो ये भाई हम जानते हैं कि भारत के पास क्रियान्वयन की कमी है, कोई भी कानून आ जाए तो क्रियान्वयन की कमी है, ठीक है। आज भी कोई डाटा दे दो कि आज भी इतना हो रहा है, जितना हमने कहा कि 25,000 पर डे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के फोटो अपलोड होते हैं, क्रियान्वयन में कमी है, चिंता की बात है। इसमें दूसरी चिंता बात है कि लेट लतीफ हो रहा है, अर्थात देरी, इसमें बहुत सारे केस क्या है, पेंडिंग है, ठीक, ये बता दिया। हमारे सुरक्षा के, सुरक्षात्मक जितने इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अवसंरचना होना चाहिए, अवसंरचना उनकी कमी देखने को मिलता है। हम डिजिटली रूप से हमें क्या होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, हमें वो उसके क्रियान्वयन या उसमें डिजिटल रूप से या टेक्नोलॉजी रूप से हम क्या हैं, कमजोर हैं। बहुत देर के बाद जब फोटो अपलोड हो जाता है तब बहुत देर के बाद पता चलता है। चिंताएं क्या है, चिंताएं हैं कि आज भी इनकी शोषण रूप में शोषण किया जाता है, कैसा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आज भी ये रुका नहीं है, ठीक। तो ऐसे हम चिंताएं लिखती हैं। तो समाधान क्या है लिखेंगे, समाधान, तो जो चिंताएं हैं उसी चिंताओं पे समाधान, कि देरी में केस हो रहा है तो फास्ट ट्रैक बनाया जाए, फास्ट ट्रैक बना के और इसकी सुनवाई किया जाए, ठीक है। क्रियान्वयन में कमी, तो जमीनी स्तर पे जो प्रशासन है उसको संवेदनशील बनाया जाए, गुड गवर्नेंस लागू किया जाए। फिर समाधान में हमने बोल दिया कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें जाए, ठीक। साइबर बुलिंग के लिए कोई एक क्या हो, संस्था बनाया जाए, या संस्था बनाया जाए इसके लिए रोकने के लिए। फिर बताएं कि जो भी क्रियान्वयन हो रहा है या उसकी समीक्षा देखा जाए, और जो भी कमजोरियां उसमें मूल्यांकन किया जाए इस अधिनियम का, अगर मूल्यांकन में जो भी कमियां हो वो उसको दिया जाए। वे फॉरवर्ड दे दिया, वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूजन में आ गए, कंक्लूजन में बोले कि इसमें व्याप्त कमियों के कारण 2015 में इसके अंतर्गत संशोधन किया गया। अब कहानी हमने उसी से लिख के, हमें बस इतना मालूम था। देखो नॉलेज कभी भी ऐसा नहीं हो कि भर के चाहिए और वो चीजें हैं, बहुत कम पे हो, बस व्यवस्थित सोचने के लिए होना चाहिए। अब इससे पहले हमने बोल दिया, क्यों बोल दिया, किशोर न्याय जो जुवेनाइल एक्ट है 2015 का, उस पे लिखने के लिए आ जाएगा। तो देखो यह कानून से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किया है।
मौजूदा अधिनियम की चुनौतियों जैसे गोद लेने में विलंब होना, बहुत सारे केस लंबित होना, संस्थानों की जवाबदेही आदि की कमी है, और इसमें जोड़ देंगे। लेकिन हमने प्रावधान में क्या है कि वो बता दिया है इसमें कि छोटे से बच्चे क्या कर दे रहा है। जैसे याद है ना कि जो निर्भया कांड हुआ था, वो 18 वर्ष से एक कम था, नाबालिग था, तो उसको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी, है। तो किशोरों में जो संघर्षरत बच्चे हैं उनके देखभाल और संरक्षण, तो ये बच्चों में, जब बच्चों में क्यों ऐसा अपराध करने की बात होती है, तो कारण बताओगे, जैसे कैसे कि इसका है क्या, बताओगे कि इस अधिनियम का कब लाया गया, फिर इसका बताओगे कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में जो आपराधिक प्रकृति के बच्चे हैं, उनको बचाना, ठीक है। और उसके बाद प्रावधान क्या किया गया है, तो जो भी अपराधी बच्चे क्यों बन रहे हैं उसके कारणों को जान जाओ, कि गरीबी के कारण बन रहे हैं, उनके प्रवास नहीं है, उनके समाजीकरण अच्छा नहीं है, उनमें शिक्षा नहीं है, ये अपराधी की तरफ ठेल रहे हैं। तो जब वो जान जाओगे तो प्रावधान भी लिख दोगे, प्रावधान लिख दोगे, फिर उसके समक्ष चुनौतियां क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि गोद लेने में विलंब हो रहा है। तो गोद लेने की बात इसमें कहा गया है, क्या अपराधी प्रकृति के छोटे से बच्चे हैं, अगर उनको न्यायालय उसमें जेल डाला जाएगा तो उनके मानसिक रूप से क्या होगा, खराब होगा। अच्छा, इस पे कभी बात कर लेंगे किशोर में, लेकिन बहुत आसान है लिखना, ये बता रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस बैठ के 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट में सब हो जाएगा। धर्रा वही होना चाहिए प्रेजेंटेशन का। जब लिखने लगोगे कि यार ये पैराग्राफ में तो कम हो जाएगा, लेकिन वही पार्ट में बांट दो कि किसी योजना के बारे में भी लिखोगे तो क्या है कि योजना कब आया, उसका उद्देश्य क्या है, योजना में प्रावधान क्या है, योजना के समक्ष चुनौतियां क्या है, या योजना से क्या प्रभाव पड़ सकता है, और फिर कोई सुझाव दो और सुझाव देके, ये होता है स्मार्ट टेक्निक जो कहा जाता है तैयारी करने का, ठीक है ना। तो इतना सारा हमने बता दिया। अब जरा सा देखो पॉक्सो संशोधन अधिनियम 2019, तो पॉक्सो पे बात कर लिया हमने, 2012 बता दिया, 2012 वाला। तो इसमें क्या किया गया, 19 वाले में संशोधन किया गया, तो इनकी विभिन्न धाराओं के तहत दंड में वृद्धि की गई, और मृत्यु दंड को भी इसमें शामिल किया गया। तो दंड की वृद्धि की गई और मृत्यु दंड को शामिल किया गया। तो बस हमें यही अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, मृत्यु दंड को, और साथ ही साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल हमले को भी कठोर दंड की प्रावधान किया गया। तो 3 बातें की गई इसमें। फिर पेनेट्रेटिव यौन उत्पीड़न के लिए न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ा के कितना कर दिया, 10 साल कर दिया। अगर बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो न्यूनतम सजा को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20 साल। अगर 16 साल से कम बच्चे को पेनेट्रेटिव यौन उत्पीड़न किया जा रहा है तो उसका सजा क्या हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। और किसी भी रूप में अश्लील सामग्री रखने के लिए भी सजा है। आप बच्चों की अश्लील सामग्री रख रहे हो तो आपको भी सजा दिया जाएगा, ये सुधार किया गया। तो ये अगर पास्को में आएगा तो एक लाइन ये भी जोड़ सकते हो कि संशोधन आया तब संशोधन में ये किया गया। तो इसमें टू द पॉइंट बात हो गया, और इसमें सजा भी पता चल गया क्यों हमने ऐसा रखा है, दिमाग से रखा है कि सजा भी पता चल गया, 7 साल है पास्को में, और 19 में बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। तो बस खत्म बात, कहानी कहानी, समझ रहे हो। सोचो सोचो, बच्चों पे राष्ट्रीय नीति आया, राष्ट्रीय नीति 2013, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीति कहीं भी इसके फॉर्डर मटेरियल जो रॉ मटेरियल है ना, अति अनिवार्य है, और कहीं भी बाल समस्या है या बालकों पे आए चपका देना। कैसे चमकाओगे, स्मार्ट रणनीति के हिसाब से, स्मार्ट टेक्निक के हिसाब से। पढ़ना ही गधों की तरह पढ़ना ही केवल पढ़ाई नहीं होता है, वो कम पढ़ के कितना ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, वो है आपका टेक्निक। अब देखो नीति की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या थी, ये जो राष्ट्रीय नीति लाया गया 2000, तो उसमें प्राथमिकता क्या था या उद्देश्य क्या था, उत्तरजीविता को बनाए रखना, स्वास्थ्य अच्छा रखना, पोषण अच्छा रखना, विकास करना, शिक्षा देना, संरक्षण करना, भागीदारी को बढ़ाना, और प्रत्येक बच्चे को निर्बाध अधिकार है, मतलब इन सब का अधिकार दिया गया है बच्चों को। तो ये जितने हैं ये टॉपिक है, टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और भागीदारी, ठीक है। तो बच्चों पे जो राष्ट्रीय नीति बनी थी 2013, तो उसने सिफारिशें क्या दी, अब आ गई सिफारिशें, और ये जब भी सिफारिशें आती हैं तो आप वे फॉरवर्ड लिखो, वे फॉरवर्ड लिखो, तो इसकी बातें जरूर लिखो, सुझाव लिखो तो इसकी बातें जरूर लिखो। अब जैसे शिक्षा पे दिया, तो शिक्षा पे दिया क्या दिया कि माध्यमिक स्तर तक सस्ती और सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो किस में बोला, तो राष्ट्रीय नीति में बोला है। तो आपको तार्किक हो गया और कोड भी कर दिया, कोई काट भी नहीं सकता, कहेगा कि बाप रे हाथ जोड़ते हैं, ये इसको नीति भी मालूम है।
स्कूलों में सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना और समान अवसर प्रदान करना। बात तो वही है कॉमन, लेकिन हम राष्ट्रीय नीति से लिख रहे हैं। वो चक्का मोहर किसका लग रहा है कि राष्ट्रीय बाल नीति, मोहर ये लग रहा है राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में ये बोला गया है। और ऐसे आप भी यही बोल सकते हो, लेकिन जब ये मोहर लगा दोगे, ठप्पा लगा दोगे, तो एग्जामिनर के दिमाग में खटकेगा, वो नंबर 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा के ही देगा सबसे। ठीक है, मेरी बात समझो। विधायी, नीतिगत और दक्ष कार्यक्रम के माध्यम से वंचित समूहों को शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। और ये हम ऐसे भी सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हम उसकी सिफारिश, सभी बच्चों को समान और समावेशी शिक्षा देने के लिए आईसीटीसी उपकरणों का जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उन उपकरणों को उपलब्ध कराना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड में ऑनलाइन शिक्षा है तो आईसीटी उपकरण ही नहीं थे। तो ये सोचो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बोल दिया गया था पहले ही, तो कहोगे कि कोविड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन जो बनाया गया था उसके पालन ही नहीं किया गया, वरना कोविड में इतने बच्चे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आईसीटी उपकरण को उपलब्ध कराने की बात बोल दिया गया था, सुझाव दे चुका था। विशेष करके दूर दराज के जनजातीय और दुर्गम पहुंच वाले क्षेत्रों में ये क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपकरण का विकास करना चाहिए। ये बात शिक्षा पे कहा, जो मेजर पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, और ये हम जानते भी हैं। नहीं जानते हैं तो आज जान लें, और इसको एक एक लाइन बड़ी अच्छे से बैठ के तन्मयता से पढ़ना नोट से, और इसमें विचार करना। उत्तरजीवता, स्वास्थ्य और पोषण पे क्या सिफारिश दिया कि स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए सार्वभौमिक और सस्ती पहुंच प्रदान करना चाहिए। ये सब जानते हैं, लेकिन मोहर, वही तो कहे ना, मोहर की बात है। बच्चों को सभी जल जनित, वेक्टर जनित, रक्त और अन्य बीमारियों से बचाना है की बात कहा। प्रसव पूर्व देखभाल, कुशल स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सुरक्षित प्रसव के बाद देखभाल, पोषण संबंधित सहायता, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात किसने, इसने सुझाव दिया था। बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए उसके प्रमुख कारणों और निर्धारकों को संबोधित करना, बालिकाओं के जीवन, उत्तरजीवता, स्वास्थ्य और पोषण के अधिकार को सुरक्षित करना, ये इसने सुझाव दिया था, सिफारिशें की थी। सुरक्षा के संबंधित बालकों को क्या किया था कि राज्य बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विधायी, प्रशासनिक और संस्थागत निवारण तंत्र को बढ़ावा देना और मजबूत कराना। तो ये तीनों स्तर पे क्या करना, संस्थागत निवारण तंत्र होना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। सुरक्षा के मामले में ये भी हो गया। तो सुझाव भर भर के है, और अच्छे से पढ़ना, एक पॉइंट में कम से कम 2-3 पॉइंट न निकाल लेना, तब बताना, बैठ के तब तक सोचना। राज्य सभी बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार, नुकसान, उपेक्षा, कलंक, भेदभाव, अभाव, आर्थिक शोषण, यौन शोषण आदि सभी रूपों से क्या करेगा, बचाएगा। कौन बचाएगा, राज्य। ठीक है, तो राज्य का है, तो ये सुरक्षा हो गया। तो आज हम व्यापक रूप से देखो, सब देख लिए हमने, एसटी देख लिया, एससी देख लिया, ओबीसी देख लिया, महिला देख लिया, ठीक है, और बच्चे देख लिए। ठीक, इतना हमने सामाजिक न्याय में खत्म कर दिया। लग भी नहीं रहा होगा कि इतना खत्म हो गया, लेकिन हो गया, लिटरली खत्म हो गया। लेकिन आपको नोट्स पे जो हम बता रहे हैं इसको फॉलो करो। बैठे समय चाय चुस्की ले रहा हो तो बैठे समय दिमाग का मंथन करो, करना जरूरी है। करो, नहीं तो हफ्ता भर का क्लास लगा देंगे, और 2-2 घंटा नहीं, फिर सुबह शाम क्लास लगाएंगे, हफ्ता भर में फिर ट्रेनिंग करेंगे। करो अभी, सही है, नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं है इसमें दिमाग चलाने का, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच।